हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यूमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. MPSC राज्य सेवा का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं हम और उसका ये सेकंड पार्ट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्रामध्ये शेत जमिनीचा विभाजनामुळे यानी तुकडीकरण काय झाले. यानी महाराष्ट्र में जो खेती का क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त सभी ये सारे हुए. तो पहला, शेतकरी स्वतःचा कुटुंबापुरते धान्य उत्पादन करू शकत नाही अभी. यानी अब किसानों की इतनी बेकार कंडीशन हो गई कि वो अपने जो कुटुंब है, अपना जो परिवार है, उसके लिए खाने पुरते का भी वो उत्पादन नहीं कर पाता है. दूसरा, शेत जमिनीस पाणी पुरवठा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. ये भी एकदम करेक्ट है. समझिए, ये आपकी खेती थी, इसमें से आपका जो पानी का रिसोर्स था वो यहाँ पे था. मान लीजिए ट्यूबवेल थी यहाँ पे, बट अब आपके पास सिर्फ इतनी ज़मीन बची है और इसमें एक दूसरा बंदा आ गया, इसमें तीसरा बंदा आ गया, तो अब आप यहाँ पे पानी कैसे देंगे. तो डेफिनेटली ये तो अड़चन आएगी. फिर आधुनिक शेती अवजारांचा आर्थिकदृष्ट्या उपयोग परवडत नाही. यानी पहले आपके पास इतनी सारी ज़मीन थी तो आपने एक ट्रैक्टर रखा हुआ था, बट अब ये हुआ कि आपके पास सिर्फ इतनी सी ज़मीन है, तो अब आपको इतनी सी ज़मीन के लिए इतना बड़ा ट्रैक्टर रखना परवडता नहीं है. तो ये भी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है. शेतीवर व्यक्तिगत लक्ष्य ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. यानी पहले बहुत सारी ज़मीन थी तो व्यक्ति उसी के ऊपर डिपेंडेंट था, उसके ऊपर व्यक्तिगत लक्ष्य देता था वो. बट अब क्या हुआ है, अब उसके पास छोटा सा टुकड़ा बचा है, तो अब वो इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो दूसरे और कामों में भी अपना ध्यान लगाता है ताकि उसको और एक्स्ट्रा इनकम मिल सके. आगे बात करते हैं. सागरी तळ खालील प्रमुख विभागात विभागले जातात, त्यांचा योग्य पर्याय निवडा. यानी जो समुद्र की जमीन है, समुद्र की जमीन यानी कहाँ, जिधर पानी भरा हुआ है उसके अंदर भी जमीन होती है, ध्यान रखना. उनके कुछ उसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिलती है. अंदर ही अंदर आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं, अंदर ही आपको क्या मैदान देखने को मिलते हैं, अंदर ही गड्ढा देखने को मिलता है. ये सारी चीज़ें तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा समुद्र का हिस्सा है. तो भूखंड मंच, ये बिल्कुल आपको देखने में लगेगा कि ये समुद्र का हिस्सा नहीं होगा, बट ये है, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फिर भूखंड उतार, ये भी समुद्र का हिस्सा है. भूखंड उतार क्या, ये भूखंड है, इस तरह से उतार है, अब पानी यहाँ तक भरा हुआ है. ये है हिस्सा किसका, समुद्र का है, क्योंकि पानी तो यहाँ तक भरा हुआ है, ये स्लोप है, तो ये भूखंड उतार भी इसका हिस्सा हो गया. फिर दिया भूखंड कटक आणि पर्वत. अब जैसे भूखंड कटक क्या होता है, जैसे उदाहरण है इसका हिमालय. हिमालय समुद्र का हिस्सा है क्या, जी बिल्कुल भी नहीं, तो ये नहीं होगा. फिर मध्यम खोल सागरी पठार, इस तरह का भी कुछ भी नहीं होता. मध्यम खोल सागरी पठार ये भी नहीं देखने को मिलता. हाँ, ये देखने को मिलता है खोल सागरी मैदान, सागर के अंदर मैदान होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं समुद्र में. फिर सागरी डोह, सागरी डोह यानी समुद्र में गड्ढे भी आपको देखने को मिलेंगे. तो ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा. सिर्फ ये और ये नहीं मिलेगा. यानी ABEF इसका आंसर होगा. तो ये है ABEF, तो इसका आंसर होगा क्या, सेकंड वन. आगे बढ़ते हैं. जर भारतामध्ये प्रमाण वेळ दुपारचे 12 अशी असेल तर त्याच वेळी अनुक्रमे ग्रीनिच व आंतरराष्ट्रीय वार रेषा या रेखावृत्तावर वेळ काय असेल. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनिच क्या होती है, GMT, ये पृथ्वी है. तो यहाँ पे एक हमने एक स्टैंडर्ड लाइन डिसाइड करके रखी है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये लाइन है, और इसी से सारे टाइम डिसाइड होते हैं. और एक IST भी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पे ये जो हमारा टाइम है वो इससे कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे. ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर भारत में इस समय दोपहर के 12 बज रहे, तो यहाँ पे क्या बज रहे होंगे, 5.5 घंटे ये पीछे होगा, और 5.5 घंटे अगर 12 में से कम करेंगे तो वो कितना, सुबह के 6:30. तो या तो ऑप्शन ये होगा, ये होगा, या ये होगा इसके हिसाब से. तो बट अभी दूसरा बाकी है. दूसरे में क्या बोला उसने कि अब हमें बात करना है इंटरनेशनल डेट लाइन. तो ये है अर्थ, इसमें ये जो लाइन है ये क्या है, ये है GMT, और इसके जस्ट अपोजिट ऐसा इधर से आप घूम के ऐसा जाएंगे उस पार, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन. वो कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री, एग्जैक्टली नहीं, उससे थोड़ा पहले. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे भारत से वो टाइम कितना आगे चलता है, वो 6.5 घंटे आगे चलता है. यानी इससे हम कितना आगे चलते हैं, GMT से 5.5 घंटे. GMT से हम आगे चलते हैं 5.5 घंटे.
और इससे पीछे चलते हैं किससे, आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन से, कितने, 6.5 घंटे। तो अभी भारत में अगर 12 बज रहे दिन के दोपहर के, तो आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पे कितने बज रहे होंगे, शाम के 6:30, क्योंकि वो हमसे 6.5 घंटे आगे। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, 6:30 शाम के। तो सुबह के 6:30 कहाँ बज रहे होंगे, इस अगर भारत में 12 बज रहे तो सुबह के 6:30 बज रहे होंगे जीएमटी पे, और शाम के 6:30 बज रहे होंगे आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पे। आगे बढ़ते हैं। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पट्ट्याकडून विषुववृत्ती कमी दाब विभागाकडे वाहणाऱ्या वाऱ्यांना म्हणतात। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में जो बीचों बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं लो प्रेशर जोन है। ये इक्वेटर वाला जो एरिया है इतना, इससे इधर और इधर 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट हाँ 10 डिग्री के अराउंड माना जाता है। तो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इसको बोला जाता है लो प्रेशर बेल्ट। ये प्रेशर की बेल्ट है, प्रेशर की पट्टी है, दाब पट्टी। और इससे जस्ट ऊपर होता है हाई प्रेशर बेल्ट। फिर अगर आप बढ़ेंगे तो फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसा अल्टरनेट में चलता है। तो 3 ऊपर है, ऐसा ही 3 नीचे होगा। लो प्रेशर है तो यहाँ हाई होगा, फिर लो होगा, फिर हाई होगा। तो ये हाई प्रेशर है यहाँ पे और ये लो प्रेशर है, तो हवा इधर से इधर चलेगी ऐसे, और ऐसे इधर हाई प्रेशर है, इधर से लो प्रेशर है, क्योंकि हवा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और उसी को हम बोलते हैं क्या, व्यापारी विंड, यानी क्या, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक वारे। तो इसका आंसर होगा क्या, व्यापारी वारे। पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्रातील मृदेचा संदर्भातील विधाने पहा। महाराष्ट्र में जो मिट्टी है उसके संदर्भ में आपको बात करनी है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये सभी सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। मैं हम पहला वाला देखते हैं। रेगुर मृदेत एल्युमिनियम व लोहाचे प्रमाण भरपूर असते। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। रेगुर मृदा आपको पता होगी, जो ब्लैक सॉइल है इसी को एक और नाम दिया जाता है रेगुर मृदा। इसमें आपको एल्यूमिनियम और लोहा, लोहा यानी क्या, आयरन, काफ़ी अमाउंट में मिलता है, इसी वजह से इसका ब्लैक कलर होता है, आयरन की वजह से। फिर आगे क्या बोलते हैं, जांभी मृदा आर्द्र हवामान विभागात आढळते। यानी जो जांभी यानी क्या, लेटराइट सॉइल आपको कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे कि आर्द्र हवा होती, ऐसी जगह पे मिलती है। तो आर्द्र हवा भारत में कहाँ देखने को मिलती है, तो आर्द्र हवा आपको देखने, बारिश में तो सब जगह मिलेगी, बट अगर ऐसे देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यानी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और यहाँ पे आपको आर्द्र हवा देखने को मिलती है, इसी वजह से यहाँ पे आपको लैटराइट सॉइल भी मिलेगी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर तांबडी मृदा भंडारा जिल्ह्यात सापडते। तांबडी मीन्स क्या, रेड सॉइल। रेड सॉइल आपको कहाँ पे मिलती है, भंडारा जिले में मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए रेड सॉइल कैसे बनती है, तो ये ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में बारिश ज़्यादा होगी, तो बारिश ज़्यादा होगी तो ब्लैक में क्या था, आयरन था, और इसमें बारिश यानी क्या, पानी लग गया, तो उसमें क्या आ जाएगी, जंग लग जाएगी, तो मिट्टी में जंग लग जाती है, इसी वजह से वो क्या हो जाती है, रेड सॉइल हो जाती है, रेड हो जाती है। तो ये कहाँ पे मिलती है, भंडारा जिले में मिलती है। तांबड्या मृदेत सेंद्रीय द्रव्यांचे प्रमाण कमी असते, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी रेड सॉइल में सेंद्रीय जो द्रव्य होते हैं उनका प्रमाण भी कम मिलता है। आगे बात करते हैं, वती स्थान नष्ट होणे खालीलपैकी कोणत्या उपक्रमामुळे होऊ शकते। यानी हैबिटेट जो है, वती स्थान यानी क्या, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक तालाब है, तो इसका अपना हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स क्या, यहाँ पे मच्छर रहेगा, फिर और दूसरे जीव जंतु रहेंगे, और मान लीजिए केचुआ रहता है, तो ये इनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। अब इनको नष्ट होने के लिए कौन कौन जवाबदार है, तो पहला तो निर्वनीकरण। जंगल भी तो अपने आप में एक हैबिटेट है, तो आपने उसको काट दिया तो उनका रहने का हैबिटेट खराब कर दिया, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, दलदलिन से पुनः प्रापण। अब दलदल अगर है तो आप सोच रहे होंगे इसको भर दिया तो वो तो अच्छी बात है, बट ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये जो दलदल है इसमें पानी होता है और कीचड़ भी होता है, और ये रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एकदम आइडियल कंडीशन होती है। इसलिए यहाँ पे जो जैव विविधता है वो काफ़ी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, कई प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और आपने इसको भर दिया तो उनका रहने का तो आपने बेकार कर दिया, यानी आपने ये भी खराब कर दिया। फिर जमिनीचा वापरात होणारे बदल। जमीन को अगर उसके वापरने के तरीके में आप बदल करेंगे, बहुत सारे मान लीजिए आप क्या फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे, खाद, तो उससे क्या होगा, उससे भी वहाँ जो जीव जंतु है वो मर सकते हैं, तो वो भी हैबिटेट को खराब कर देंगे। हाँ, उदर निर्वाह शेती,
खेती भी करना है, बट आपको कैसी करना है, सिर्फ आपका पेट भरने के लिए, तो उससे आप वती स्थान नष्ट नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, इन तीनों से आप वती स्थान नष्ट करेंगे, यानी हॅबिटेट को नष्ट करेंगे. सो याचा उत्तर आहे 2, म्हणजे फक्त ए, बी आणि सी. मग पुढचा प्रश्न बघा. जोड्या लावा. मनुष्याचा कार्यांवर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषणाचे परिणाम. तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ध्वनि की जो डेसिबल है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंसान के ऊपर उसके दुष्परिणाम बढ़ते जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 40 डेसिबल से, 70 डेसिबल से, 90 डेसिबल से, 100 डेसिबल से. तो हम बात करें अगर 100 डेसिबल में, तो 100 डेसिबल में आपको देखने को मिलेगा क्या, बहुत ज़्यादा होता है 100 डेसिबल. तो 100 डेसिबल में ये होगा कि आपकी कायमची श्रवण क्षमतेची हानि, यानी आप परमानेंटली सुनने में क्या हो सकते हैं, एकदम आप बेकार हो सकते हैं, आप परमानेंटली बहरे हो सकते हैं. ये है. और दूसरा, उसके बाद 90 पे आए, तो 90 पे क्या होगी, 90 पे होगी कार्य क्षमतेची हानि, यानी आपकी कार्य क्षमता, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा. फिर अगर 70 पे आएंगे तो क्या होगा, भाषणात व्यत्यय, यानी आपको बोलने में तकलीफ होने लगी. और अगर 40 पे आए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट आपकी नींद खराब हो जाएगी, झोपेत अडथळा, यानी आपकी झोप खराब हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसका आंसर होगा क्या, 2 म्हणजे कोणतं, ए के सामने फर्स्ट वन, सॉरी ए के सामने थर्ड वन, ये होगा कायमची श्रवणची हानि. दूसरा, बी के सामने फर्स्ट वन, 40 में क्या होगा, झोपेत अडथळा, थोड़ी सी आपकी नींद खराब होगी. और सी के का सामने क्या होगा, फोर्थ वन, यानी भाषणात व्यत्यय, ये होगा. और 90 में क्या, कार्य क्षमतेची हानि. ये एकदम जनरल क्वेश्चन था, तो सभी को पता होना चाहिए. आगे बढ़ते, थोड़ा सा इजी प्रश्न है ये. प्राणी जाति आणि त्यांचा महत्व. अभी ये तो कई लोगों ने इसको समझा भी होगा और जानते भी होंगे कि गांडूल से क्या होता है, बेडूक से क्या होता है, सर्प, कीटक, ये सब क्या करते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं. तो गांडूल के बारे में आपने सुना होगा, जो केचुआ होता है, उसको कई सारे किसान अपनी ज़मीन में ले जाके डालते हैं, उसको केचुआ पालन बोलते हैं. उससे वो क्या करता है, केचुआ यानी जो गांडूल होता है, वो क्या करता है, उसको खाता है मिट्टी को. और मिट्टी को खाने के बाद में उसका जो एक्सक्रेशन होता है, उसका जो वेस्ट होता है, तो वो जब खा के और बाहर निकालता है उस मिट्टी को, तो बहुत फर्टाइल बना देता है मिट्टी. ये आपको पता होना चाहिए. तो ये होगा क्या, गांडूळ मीन्स क्या, जमिनीची सुपीकता. ये तो सिंपल है. फिर सर्प क्या करेगा, सर्प किसको खाएगा, उंदीरांपासून संरक्षण, यानी उंदीर को खा लेगा. वो उंदीर को खा लेगा तो आपकी फसल खराब नहीं करेंगे वो. फिर दिया है कीटक. कीटक क्या करता है, और वेडुक क्या करता है. तो वेडुक क्या करता है, तो कीटका ना खातो, छोटे छोटे कीटकों को खाता है वेडुक. और कीटक क्या करेगा, पीक परागकण वाहक, यानी देखो ये एक फूल है, ये मान लीजिए मेल है, ठीक है, और एक फूल है, और ये क्या है, फीमेल है. अब इनको रिप्रोडक्शन करना है, तो इंसानों जैसे तो नहीं है वो. तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए मेल के ऊपर आके कोई कीड़ा बैठ गया, यहाँ पे कोई कीटक आके बैठ गया, और उसके पैर में कुछ पराग कण चले जाते, और वो फिर इस दूसरे पे फूल पे चला गया, इस दूसरे फूल पे चला गया. तो उससे क्या होगा, इसके जो पराग कण थे वो इसमें क्या हो जाते हैं, इस ऐसे ओवल शेप में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं. तो ये है क्या, कीटक, जो पीक परागकण वाहक है, यानी ये परागकण इधर से इधर ले गया, तो ये क्या हुआ, परागकण का वाहक हुआ. मग याचं उत्तर आहे कोणतं, फर्स्ट वन, यानी एचं समोर 2, कीटक म्हणजे पीक परागकण वाहक, सर्प म्हणजे का, उंदीरांपासून संरक्षण, वेडूक म्हणजे का, सी के सामने 1, कीटकांना खातो, आणि पुढे गांडूळ म्हणजे का, जमिनीची सुपीकता. पुढे जाणार आता आपण. अब ये तो एकदम फॅक्च्युअल क्वेश्चन है. खालीलपैकी कोणत्या प्राण्यांचा जाती 1952चा फार पूर्वी नष्ट होणाऱ्या आहेत असे जाहीर करण्यात आले. तो ये है एशियाटिक चीता, आशियातील चीता. ये 1952 में ख़त्म हो गया, उसके बाद देखा नहीं गया. और बीच में इसको लाने का भी चल रहा था कि भारत में वापस से लाके इसको बसाया जाए. कहाँ से, ईरान से. ईरान में अभी भी चीतिया है, एशियाटिक चीता. तो वो चीता यहाँ पे लाने की बात चल रही थी. बट फिर क्या, ईरान ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपको क्या देते हैं, हम आपको चीते का एक पेयर देते हैं, यानी एक मेल और एक फीमेल. बट बदले में आप हमें क्या दीजिए, एशियाटिक लायन. एशियाटिक लायन जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं.
तो वो फिर भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो हम ला नहीं पाए. तो इसका आंसर क्या होगा? आशियातील चीता. मग पुढचा प्रश्न बघा. फिर ये नेशनल पार्क के ऊपर है और एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसके बारे में बात कर ली जाए. आपको पता होगा नामदफा, इसने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, मिस टाइप हुआ इसको बोल सकते हैं. नामदफा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में. यानी ए के सामने क्या है? थर्ड. ए के सामने थर्ड आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा? या तो इसमें या इसमें. फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो वो आपको देखने को मिलता है गोवा में. ठीक है. फिर सिमलीपाल के बारे में बात करें तो सिमलीपाल आपको मिलता है उड़ीसा में. और दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड में. यूपी में भी है, याद रखना, उसका कुछ पार्ट यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी है, दोनों में दुधवा नॅशनल पार्क. मग डीचं समोर का? डीचं समोर 2 पाहिजे. मग हा डी आहे, डीचं समोर 2 इकडे पण आहे आणि इकडे पण आहे. मग डेफिनेटली याचा उत्तर काय होणार? 4. ये इसका आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे उद्दिष्ट काय? आपको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम आपने सुना होगा, जिसमें सरकार ने जो गरीब लोग थे उनको फ्री में सिलेंडर बांटे, ताकि जो महिलाएं खाना बनाती थी किसमें? वो बनाती थी गोबर के कंडे जो होते हैं उपले, उनमें बनाती थी, या फिर लकड़ी में बनाती थी. उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था. अब धुआं निकलेगा तो उससे उनकी हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब हुई तो ये अच्छी बात नहीं. तो इससे क्या परिणाम निकला, यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है कौन सा? फक्त ए, म्हणजे महिला व मुलांचा आरोग्यात सुधारणा. यानी महिला और जो छोटे बच्चे हैं उनके आरोग्य में सुधार. तो आप सोच रहे होंगे कि महिलाएं खाना बनाती थी, उससे बच्चों का आरोग्य कैसे सुधरेगा? तो मुझे एक बात बताइए, महिला खाना बना रही बेचारी, तो उसका बच्चा उसके पास ही रहेगा, तो वो जो धुआं महिला को लग रहा है वही बच्चे को भी लगेगा, तो दोनों को उससे क्या हुई? सहूलियत हुई. महिला सक्षमीकरण, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती, ये इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर है फक्त ए. पुढचा प्रश्न बघा. आदर्श मुली व महिला ही संकल्पनात्मक स्थिती पुढीलपैकी कोणत्या बाबीमुळे होती? यानी जो महिलाएं अदृश्य या गायब हो रही है, कमी हो रही, गायब नहीं बोलेंगे, कमी हो रही महिलाओं की या बच्चियों की, उसका कारण क्या? तो उसका कारण पहले तो मुलगाच हवा असण्याची प्राधान्यता, यानी लड़का ही चाहिए. बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बट ये है हमारे भारत में. फिर अपुरी सांख्यिकी माहिती से इसका कोई लेना देना नहीं. महिलांचा होणारा बाजार, इससे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महिलाओं के जन्म से उनके बाजार को कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता आता है. उच्च माता मृत्यु दर, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है. भारत में कई सारी माताएं जो बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती, ये है दुर्भाग्यपूर्ण है, बट है हमारे भारत में अभी भी. तो इसका आंसर होगा क्या? 1. ए आणि डी. फक्त हे 2 चुकीचे आहे आणि फक्त ए व डी हे 2 बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न बघा. संसद आदर्श ग्राम योजना बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? यानी संसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कौन सा विधान बरोबर नहीं है? तो पहली बात तो ये पहला ही इसका गलत है, क्योंकि ये जो योजना थी ये हमारे मोदी जी कब लेके आए थे? 2014 में, 11 अक्टूबर 2014 के अराउंड ये योजना आई थी. तो 2016 ये तो गलत है. फिर बाकी की सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली इनका कोई मतलब नहीं बचता. फिर भी देख लीजिए, ये सांसद है, ये एक्चुअली सांसद आदर्श ग्राम योजना. इसका मतलब क्या? सांसद आदर्श ग्राम का मतलब ये है कि जितने भी सांसद है वो एक एक या दो दो या जितने भी हो सकते हैं उतने गाँवों को गोद लेंगे और गोद लेके उनको आइडियल बनाएंगे. यानी वहाँ पे जितना आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए सरकार देगी, आप वहाँ पे डेवलपमेंट करिए. तो ये ऐसा लिखा है. खासदार 2019 पर्यंत 2 किंवा अधिक मॉडेल विलेज विकसित करू शकतात. दुसरं, यामध्ये भारतातील 2500 पेक्षा अधिक खेडी समाविष्ट आहेत. ये भी एकदम बरोबर आहे. यानी चुकीचं कोणतं आहे? हा चुकीचा आहे. वरीलपैकी एक ही नाही हा चुकीचा आहे. हा एकदम चुकीचा आहे, कारण हे 2014 मध्ये आली होती योजना. मग पुढचा प्रश्न बघा. पुढीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहेत? राष्ट्रीय बाल मजूर प्रकल्प 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलं. आप देखिए इसमें थोड़ा सा जरा गड़बड़ मुझे लगता है कि आयोग इसको शायद सुधारे, क्योंकि ये जो योजना आई थी जहाँ तक मुझे पता है ये आई थी 1988 में, 1988 में आई थी राष्ट्रीय बाल मजूर प्रकल्प. अब ये होता क्या है? ये ऐसा होता है
कि जो बच्चे बाल मजदूरी में इन्वॉल्व हैं उन्हें सरकार छुड़ाएगी वहाँ से, बंधुआ मजदूरी में हैं, बच्चे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सरकार क्या करेगी, ये दोनों तो सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। अभी इन्होंने, आयोग ने तो आंसर दिया है कि वरील सर्व सत्य है, ये आयोग ने आंसर दिया, बट मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लगता है। जहाँ तक मुझे पता है 1988 में ये योजना आई थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। तो ये फिर त्या अंतर्गत वय 9 ते 14 वर्ष दरम्यानचा श्रमिक मजूर गटातून सुटका केलेल्या मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते। ये बिल्कुल सत्य है। 9 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षण, जिनको सरकार छुड़ाएगी। कहाँ से छुड़ाएगी, डेफिनेटली जो जहाँ पे वो मजदूरी कर रहे हैं। त्या अंतर्गत सुटका केलेल्या मुलांना पाठ्य वेतन दिले जाते, यानी जब उन्हें पढ़ाया जाएगा, शिक्षण दिया जाएगा, तब उन्हें कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। आई थिंक अराउंड 150 रुपीज़ है, इतना उन्हें पैसा भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी अच्छे से जीवन सुधार सकें। चलिए पुढचा प्रश्न बघा। पुढील विधाने विचारात घ्या। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 2007-2008 मध्ये सुरू करण्यात आले। तांदूळ, गहू, डाळी यांचे उत्पादन वाढवणे हा त्याचा हेतू होता। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके दोनों ही फैक्ट एकदम बराबर है। ये तो फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना ही होगा। यानी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2007-2008 में। फूड सिक्योरिटी बिल अभियान है ये, तो ये क्या होगा, अभियान है, अधिनियम नहीं, अधिनियम भी है वैसे। नॅशनल अन्न सुरक्षा अभियान 2007-2008 मध्ये सुरू करण्यात आलं। और इसका उद्देश्य क्या था, तांदूळ यानी चावल, गेहूं और जो दाल है इनका उत्पादन बढ़ाया जाए। ये दोनों ही करेक्ट है। पुढचा प्रश्न बघा। आंतरराष्ट्रीय सौर युती ISA बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही। तो पहला है युती 121 सौर संसाधन समृद्ध देशांची आहे, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी 121 देश जिनमें सौर संसाधन है। अब ये सौर संसाधन कहाँ पे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हे सर्व देश कर्कव्रत आणि विषुवत व्रत मध्ये अंशता व पूर्ण समाविष्ट आहेत। यानी ये किसके बीच में, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में। तो समझिए यही इसका चुकीचा है, कारण समझा। ये हमारी पृथ्वी है और इसमें अगर बात करें तो ये है इक्वेटर, यानी कौन सी, विषुवत व्रत। और इससे ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलती है कर्क रेखा, और इसके नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये कौन सी है, मकर रेखा। और इसके बीच में सूर्य जो होता है वो कभी भी इतने एरिया में ही रहता है, इससे ऊपर कभी भी नहीं उसकी किरणें, यानी एकदम परपेंडिकुलर कभी नहीं जाती। पार्शियली तो जाती है, पार्शियली जाती है, बट परपेंडिकुलर सिर्फ इतनी जगह पे ही जाती है। कभी कभी सूर्य उत्तरायण हो जाता है, कभी दक्षिणायन हो जाता है, उसका एक शेड्यूल है, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी ये राइट टाइम उसका नहीं है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इन्होंने क्या बोला कि किस किस के बीच कर्क रेखा और विषुवत रेखा, सिर्फ इतना ही बताया उन्होंने। बट यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो सूर्य परपेंडिकुलर है, तो यहाँ के देश भी शामिल होंगे। तो इसका आंसर ये क्या है, ये गलत है। बट हाँ ये सत्य है, भारताचे पंतप्रधान आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी संयुक्तपणे युती सुरू केली होती, ये भी करेक्ट है। युती 30 नोव्हेंबर 2015 साली पॅरिस येथे सुरू झाली। हा पण बरोबर आहे, हा पण बरोबर आहे, हा पण बरोबर आहे। मग चुकीचं कोणतं, 2। मग याचं उत्तर आहे कोणतं, 2। मग पुढे जाणार आता आपण, प्रधानमंत्री जन धन योजना यासाठी सुरू केली गेली होती। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने सुना होगा, सरकार ने 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर करके दिए। ऐसा इसलिए किया, गांव में जो लोग होते हैं वो पैसे कहाँ पे रखते हैं, उनकी आदत होती है कि वो पैसे ना घर पे रखते हैं। और इससे ये होता है कि ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि रखने दो, घर पे रखते अच्छी बात है, बट नहीं, उससे अगर उनका अकाउंट नहीं है तो वो पैसे बैंक तक नहीं आ पाएंगे। तो उससे उनको नुकसान ये होगा कि बैंक को आपका फाइनेंशियल जो हैबिट है उसके बारे में पता नहीं चलेगी। और अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट बैंक को पता नहीं है तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं दे सकता। इसीलिए आप देखना, अगर आप पैसे जमा करते हैं एक अकाउंट में, बार बार जमा करते रहो, निकालते रहो, बैंक आपका हैबिट देखता रहता है कि आप कितने पैसे, आपकी इनकम है, आप दिन भर में कितनी बार उसको विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। उससे आपके बिजनेस का अंदाजा बैंक को हो जाता है, फिर वो उस आधार पे आपको लोन दे देती है। तो गांव में भी जब तक आपका बैंक का अकाउंट ही नहीं है तो आपको बैंक का लोन मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सरकार ने ये सोचा कि हम एक काम करें, सभी लोगों का अकाउंट ओपन किया जाए, 0 बैलेंस अकाउंट, जिसको बोलते हैं जन धन योजना का अकाउंट।
और उससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियली लिटरेसी जिसको बोलते हैं, ये हुआ, ये इसी को बोलते हैं। समावेशन मीन्स क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स क्या, जब तक आपका बैंक में अकाउंट नहीं था, बैंक को और सरकार को आपके फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं थी, तो आप फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड थे, इंक्लूडेड नहीं थे। बट हाँ, आपका अकाउंट हो गया तो आपकी एक हैबिट सरकार को पता लगती रहेगी, बैंक को भी पता लगती रहेगी। फिर बीमाचे कवच, और इसमें सरकार ने कुछ बीमे का क्या दिया है, कवच दिया है। उसमें कुछ बीमा कर देती है, बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको कुछ अमाउंट मिल जाता है, या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो भी कुछ अमाउंट मिल जाता है अगर इसमें आपका अकाउंट है तो। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तीनों ही इसमें इन्वॉल्व है। बट हाँ, पीक बीमा ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या, ए, बी आणि सी फक्त, हा चुकीचा आहे, फोर्थ वन। पुढचा प्रश्न बघा, सन 2018चा भारताचा SDG निर्देशांक हे दर्शवतो। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पर मैं आपको SDG बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, या फिर कभी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोला जाता है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट तो करिए, बट ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सस्टेन कर पाए। ऐसा नहीं कि आपके पास जितना कोयला है आपने सारा जला दिया, सारा उपयोग कर लिया, डेवलपमेंट अभी तो हो गया, बट आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, आप तो सारा कोयला जला चुके हैं। इसकी वजह आपको क्या करना चाहिए, ऊर्जा आपको यूज करनी है या काम में लेनी है तो आप सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उपयोग करिए, ताकि वो हमेशा बनी रहे, तो आने वाली पीढ़ी उसको भी मिलता रहे। इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से अगर बात करें तो सिर्फ एक ही बराबर है, ये वाला। भारताचा सरासरी निर्देशांक 57 आहे, ये सही है, यानी एवरेज जो निर्देशांक है भारत का इतना है, ये इसमें शामिल नहीं है। महाराष्ट्र राज्य हे आघाडीच्या गटात समाविष्ट आहे का, नाही। आणि यूपी उत्तम गटात आहे का, हा पण नाही, हे दोनों चुकीचं आहे, हा बरोबर आहे। इसमें कुछ ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप में स्टेट्स को डाला गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत अमेरिका डॉलर मॅचिंग अनुदान उपक्रम कोणत्या वर्षी लॉन्च करण्यात आलं, तो आयोग ने इसका आंसर दिया है 2004। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए, खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य किंवा आहे किंवा आहेत। पहला, विशिष्ट, पहले आपको देखना अयोग्य, योग्य नहीं, अयोग्य। विशिष्ट कालावधीत देशाचा नागरिकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू व सेवांचे एकूण पैशातील मूल्य म्हणजे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन GNP हो। हम इसको सीधा क्या करते हैं, जो करेक्ट है उसी को रीड करते हैं। तो बी और सी करेक्ट है, सॉरी जो चुकीचा है वो देख लेते हैं। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। पहला, विशिष्ट उत्पन्नाचा अशा भाग जो देशात उत्पादित होतो परंतु परदेशी नागरिकांना प्राप्त होतो त्याचा समावेश स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जातो, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर भारत में किसी ने इनकम जनरेट की है, कहाँ पे, भारत में, तो मान लीजिए कोई कहाँ का नागरिक है, मान लीजिए कोई चाइनीज व्यक्ति है, चीन का है, और उसने कमाई की कहाँ पे, भारत में, और वो लेके कहाँ चला गया, चीन में। तो ये किस में शामिल होगी, हमारी GDP में तो ये शामिल होगा, बट ये GNP में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। भारत में उत्पन्न हुआ तो GDP में शामिल होगा, बट भारत से बाहर चला गया इसलिए GNP में नहीं होगा। इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और उसने कुछ पैसा कमाया अमेरिका में, यूएसए में पैसा कमाया, तो कमाने के बाद में वो किधर लेके आ गया, मान लीजिए भारत लेके आ गया, तो ये क्या GDP में कंसिडर होगा क्या, जी नहीं, ये GDP में कंसिडर नहीं होता। ये पट किस में कंसिडर होगा, GNP में। समझना, दोनों उल्टा है, ये GNP में कंसिडर होगा। अगर भारत में कमाया और चाइना ले गया, यानी भारत में कमाया और विदेश ले गया, तो ये किस में कंसिडर होगा, GDP में, GNP में नहीं। और अगर US में कमाया और भारत लेके आ गया तो ये GNP में कंसिडर होगा, GDP में नहीं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन, तो आपको जल्दी समझेगा। तो ये वाला तो फिर क्या हो गया, चूक गया। इसने क्या बोला, उत्पन्नाचा अशा भाग जो देशात उत्पादित होतो परंतु परदेशी नागरिकांना प्राप्त होतो त्याचा समावेश GNP मध्ये उत्पन्नात केला जातो, नहीं। इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, GDP में कंसिडर करते हैं, GNP में नहीं। फिर प्रति माणसी उत्पन्न हे देशातील लोकांचे सीमांत उत्पन्न दर्शवतं, ये भी गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा,
और एक दूसरा व्यक्ति है वो कितने 2000 रुपये कमा रहा है एक दिन में। तो अब अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट है क्या, क्योंकि ये तो अमीर है और ये बहुत अमीर है, और ये गरीब है और ये बहुत गरीब है। और अगर प्रति व्यक्ति उत्पन्न देखें तो ये ऐसा होगा 10 + 2000 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 1005 आता है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पन्न कितनी होगी, आय कितनी होगी 1005, जबकि इसकी 10 रुपये। तो ये डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं है जी। ये जो प्रति व्यक्ति उत्पन्न है यानी पर कैपिटा इनकम, ये डेवलपमेंट का एक जिसको बोलते हैं पैरामीटर नहीं है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, बट हाँ ये सही है। विशिष्ट कालावधीत देशाच्या नागरिकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू व सेवांचे एकूण पैशातील मूल्य म्हणजे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन होय। हा का आहे, हा एकदम का आहे करेक्ट आहे। हे दोन्ही चुकीचे आहे, मग याचा उत्तर होणार का बी आणि सी, हे दोन्ही अयोग्य आहे। हा एकदम बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, अब ये इजी प्रश्न है, आर्थिक सुधारणा और उसके उद्दिष्ट। तो विमुद्रीकरण क्यों किया गया, विमुद्रीकरण सभी को पता है, उसका एक ही कारण था कि मार्केट में जो खराब और काला पैसा है उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। फिर आधार कायदा क्यों लेके आए, दिवालखोरी कायदा क्यों लेके आए, नवा बेनामी कायदा क्यों लेके आए। तो पहले वाला तो क्या होगा, ए के सामने 2, यानी क्या विमुद्रीकरण, यानी क्या खोटे चलन निष्कासित करने, जो खराब पैसे चल रहे थे उसको बाहर कर देना, ये इसका कारण था। ये इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, डीमोनेटाइजेशन, तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर बी वाले यानी नवा बेनामी कायदा, ये किसके लिए है, काळ्या पैशाचे नियंत्रण, इसके लिए लेके आए हैं नवा बेनामी कायदा। इसके ऊपर मैं और भी बोल सकता हूँ बट ये वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही देख लीजिए। दिवालखोरी कायदा, दिवालखोरी कायदा मीन्स क्या, सी के सामने क्या है 4th, तो ये है व्यवसाय सरलतेस प्रवर्तित करने। ये क्या है, दिवालखोरी कायदा का मतलब होता है अगर कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया और वो बिजनेस चल नहीं पाया तो आप अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, दिवालिया। पर दिवालिया घोषित जब करते हैं तो भारत में ये जो नियम था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक भीति रहती थी, एक डर रहता था कि अगर खराब हो गया हमारा बिजनेस तो अपने आप को दिवालिया घोषित करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर बहुत सारी कड़ी कार्यवाही करेगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसके साथ। फिर आधार कायदा, सभी को पता है आधार से सरकार ने क्या करना चाहती है, ये जो सिलेंडर की सब्सिडी है वो अकाउंट में डायरेक्ट डालेगी, जो एक एक नाम से 2-2 लोग दुरुपयोग ले रहे हैं चीज़ों का वो कम किया जाएगा। तो ये भी इसका आंसर है, ये इससे मैच करता है। पुढचा प्रश्न बघा, अब ये तो क्वेश्चन क्या है पूरा का पूरा फैक्चुअल है, फिर भी देख लीजिए इसका आंसर है क्या, ए आणि बी बरोबर आहे, बाकी सब क्या है खराब है, गलत है। तो मैं ये दोनों रीड कर देता हूँ। 1983-84 मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्र्य 46.6% इतके होते। ये अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी गरीबी की तो ही आप इसका आंसर लगा पाए होंगे, नहीं तो 90% लोग इसको गलत लगा के ही आए हैं। फिर 93-94 मध्ये 36% लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली होती, यानी देखिए 10 साल में पहले 46 थी फिर 36 हो गई, यानी गरीबी कुछ कम हुई थी भारत में। तो इसका आंसर है ए आणि बी दोन्ही बरोबर आहे, ये दोनों ही डेटा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर खालील विधाने विचारात घ्या। भारतीय नियोजन आयोगाची जागा नीति आयोगने जानेवारी 2015 पासून घेतली आहे। सभी को पता है नीति आयोग, और पहले क्या था उसकी जगह पे प्लानिंग कमीशन था, यानी योजना आयोग, या जिसको बोलते हैं भारतीय नियोजन आयोग, इसकी जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। अच्छा, पहले ये होता था कि जो पॉलिसी बनती थी वो किधर बनती थी, ऊपर, और नीचे उसका इम्प्लीमेंट होता था। अब सरकार ये चाहती है कि नीचे वाले लोग सजेस्ट करें और नीचे से पॉलिसी बनते बनते ऊपर जाए, ऐसा सरकार का आइडिया है। तो ये इसका क्या है आंसर, दोन्ही बरोबर आहे, ए आणि बी दोन्ही बरोबर आहे। नीति आयोग पे तो प्रश्न आना ही था। फिर बात करते हैं खालील विधाने विचारात घ्या। मानवी विकास निर्देशांक हा आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान यांचा संयुक्त निर्देशांक आहे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या क्या शामिल होता है तो ये आपने पढ़ा होगा। क्या शामिल होता है, एक तो हेल्थ को शामिल किया जाता है, हेल्थ का स्टैंडर्ड कैसा है, और किसको शामिल किया जाता है, एजुकेशन। फिर किसको, राहणीमान यानी लिविंग स्टैंडर्ड, उसको शामिल किया जाता है। ये 3 चीज़ें शामिल की जाती है, और कभी कभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसमें शामिल की जाती है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है,
ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, और ये गलत आहे. राहणीमानाचे मोजमाप हे दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन याचा आधारे केले जाते. हा चुकीचा आहे. म्हणजे फक्त ए बरोबर आहे, सिर्फ एक ही सही है, ये गलत है. चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने ये लगाया होगा, बट इसके बारे में मैं और भी बोल सकता हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आगे बढ़ते हैं. बघा, GATT मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टॅरिफ. संबंधात पुढील विधाने विचारात घ्या. तो सबसे पहले कब आया था? 1948 में आया था. ये बिल्कुल सत्य है. इसमें इनिशियली 23 देश थे. अगर आपने WHO के बारे में पढ़ा ना, तो इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. 1948 में आया था, जब सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो जर्जर हो गई थी बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें सारे देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी 1945 पर्यंत, और इसके आसपास भी उसके दुष्परिणाम तो बहुत दिन तक चले, इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि वो कब खत्म हो गया. हाँ, शुरुआत आप बिल्कुल कर सकते हो. युद्ध कभी भी आप शुरू कर सकते हो, बट खत्म आपकी मर्जी उसमें चलती नहीं है ज़्यादातर. सो 1948 साली झाली. सुरुवातीच्या काळात गट GATT चे 23 देश सदस्य होते. हा एकदम बरोबर आहे. WTA मीन्स क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, यांनी गटचे एक प्रकारचे उत्तराधिकारी आहे. हो, बरोबर आहे. ये GATT चलता था, बट उसके बाद में 90 के दशक में, आई थिंक 1993 अराउंड, इतना ही टाइम है, इस टाइम पे GATT को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या आ गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. और ये गलत है. द्विपक्षी व बहुपक्षी व्यापार करायचे गट हे प्रशासन करते. हा चुकीचा आहे, हा बरोबर नाही. ओके, मग याचं उत्तर आहे हा हा हा, म्हणजे A, B आणि C. मग याचं उत्तर आहे 3. सो दिस इज द एंड ऑफ द व्हिडिओ. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.